हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। हम लोग कवर कर रहे थे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रोल देखा था डिफरेंट मेडिसिन डिफरेंट ड्रग का। याद रहे कि इससे स्ट्रक्चरल फीचर्स को लेकर फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको स्ट्रक्चर उसका आना चाहिए, कौन कौन से ग्रुप प्रेजेंट है, कौन कौन से एटम प्रेजेंट है। ये अगर आइडिया है तो इजीली उस टाइप के प्रॉब्लम्स आप कर सकते हो। तो हो सकता है हम लोग लास्ट में उसी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो नेक्स्ट सेगमेंट में हम लोग मूव करते हैं, दैट इज केमिकल्स इन फूड। दो पार्ट रह गया है, एक तो केमिकल्स इन द फूड और एक हम लोग बात करेंगे क्लींजिंग एजेंट का। ये दोनों सेगमेंट आज के लेक्चर में हम लोग कवर करने जा रहे हैं। पहले देख लेते हैं केमिकल्स इन फूड क्या है। देखो, तो केमिकल्स ऐड किए जाते हैं फूड में डिफरेंट पर्पज के लिए। जैसे कि दिमाग में आपके क्वेश्चन आता होगा या आखिरकार केमिकल्स का यूज क्या है जो फूड में ऐड किए जा रहे हैं। तो पहला तो हो सकता है उसको प्रिजर्व करना हो, फॉर देयर प्रिजर्वेशन। जो फूड है लॉन्ग टर्म के लिए जो है नहीं सही से रह सकते हैं, हो सकता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके साथ रहे और डिग्रेडेट करना शुरू कर दे, तो अब ऐसा केस है, उस केस में हम लोग को प्रिजर्वेटिव ऐड करना पड़ेगा। सेकेंड होता है रोल, हो सकता है कि उसका जो अपील हो उसको इनहेंस करने के लिए यूज किया जा रहा हो। अपील मीन्स जो है हो सकता है कि कलर को इंक्रीज किया जा रहा हो, कलर चेंज किया जा रहा हो, या हो सकता है उसके जो है टेस्ट में चेंजेस लाया जा रहा हो थ्रू द केमिकल, तो भी हो सकता है। और थर्ड केस होता है कि जो है न्यूट्रिटिंग वैल्यू अगर प्रोवाइड करना है, न्यूट्रिशन ऐड करना है, तब भी वो केस हो सकता है कि आपको एक्स्ट्रा केमिकल उसमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेन जो कैटेगरी बन के आ जाता है जो फूड एडिटिव, इनको बोला जाता है फूड एडिटिव, जिनके तीन कैटेगरी आ गया, प्रिजर्वेशन, इनहेंसिंग देयर अपील, और जो है अगर उसके न्यूट्रिशन वैल्यू को बढ़ाना है तब इन दैट केस वो यूज किया जा सकता है। मेन जो कैटेगरी बनता है फूड एडिटिव का, आर एज फॉलो। फूड कलर हो सकता है, आप देखते हो कि फूड के अंदर जो कलर आ रहा है, जो है स्पेसिफिक कलर देखने को मिलता है। स्पेशली आप जब मिठाई के दुकानों पे, स्वीट्स के दुकानों पे देखते हो तो स्पेसिफिक आपको कलर देखने को मिलता है फॉर द डिफरेंट स्वीट के लिए। तो वहाँ पे जो है फूड कलर का यूज होता है। फ्लेवर एंड द स्वीटनर, आप फ्लेवर देखते हो जो आइसक्रीम है उसमें एक अच्छा खासा वेनिला का फ्लेवर या कोई भी फ्लेवर हो सकता है। एंड द स्वीटनर जो है ऑब्वियस है कैसे कि उसमें स्वीटनर ऐड करना, शुगर के लिए ऐड करना पड़ेगा। देन है फैट्स, इमल्सिफायर एंड स्टेबलाइजिंग एजेंट। फैट्स को इम्पल्सिफायर करने के लिए और स्टेबलाइजिंग के लिए भी एजेंट यूज किया जा सकता है। फ्लोर इंप्रूवर हो सकता है या एंटी स्टाइलिंग एजेंट एंड ब्लीचेस हो सकते हैं। ठीक है, जैसे ब्रेड होता है तो ब्रेड में जो है देखते हो कि व्हाइट कलर देखने को मिलता है, तो वहां पे ब्लीचेस का यूज किया जा सकता है। तो डिफरेंट फूड एडिटिव, इनका डिफरेंट रोल हो सकता है, उसके बेसिस पे हमारे सामने ये कैटेगरी दिख रही है। ठीक है, तब बात करते हैं उसके अलावा क्या हो सकता है। एंटीऑक्सीडेंट, इनका भी अच्छा खासा रोल रहता है। एंटीऑक्सीडेंट का भी, उसको भी ऐड किया जाता है सेपरेटली। देन प्रिजर्वेटिव, तो आप जो है सुनते हो कि प्रिजर्व करने के लिए फूड में ऐड किए जाते होंगे। और जो है फिर आता है आपका न्यूट्रिशन सप्लीमेंट सच एज द विटामिन्स, अमीनो एसिड, ये सभी को ऐड करने के लिए यूज किया जाता है। अगर हम लोग लास्ट वाला केस यानी कि 7th केस को कंसीडर करें, उसके अलावा जितने भी केसेज हैं किसी में भी न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं मिलने वाला है। या तो उसके जो है एक तरीके से कलर को इनहेंस कर रहा है या जो है ओवरऑल टेस्ट को इनहेंस कर रहा है, बट उससे न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं आएगा एक्सेप्ट 7th वन। तो 7th वन में जो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट ऐड किया जाएगा वो विटामिन हो सकता है या अमीनो एसिड्स हो सकते हैं। ठीक है, तो इनका रोल क्या होता है जो अदर है 7th के अलावा, दे आर एडेड ईदर टू इंक्रीज द लाइफ ऑफ द फूड, जो स्टोर है उसको जो है लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर किया जाए, या कॉस्मेटिक पर्पज के लिए यूज किया जा सकता है। यानी कि जो फूड है सामने जो दिख रहा है वो अच्छा दिखे, उसके लिए भी यूज किया जा सकता है जो फूड एडिटिव है। तो मेन दो पर्पज सॉल्व करते हैं, एक तो प्रिजर्वेटिव और एक वो जो है अच्छा दिखे, वही मीन्स कॉस्मेटिक पर्पज के लिए ऐड किया जा सकता है। एक्सेप्ट द न्यूट्रिशन जो वैल्यू है, न्यूट्रिशन वैल्यू के लिए अलग से यूज किया जाता है। तो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट निकल के आता है दैट इज आर्टिफिशियल स्वीटनर एजेंट। तो आर्टिफिशियल स्वीटनर क्या होते हैं, मतलब एक तरीके से जो हम लोग टेबल शुगर यूज करते हैं उसी का रिप्लेसमेंट माना जाता है आर्टिफिशियल स्वीटनर। तो अब क्वेश्चन रेज होता है कि वाई वी आर यूजिंग आर्टिफिशियल स्वीटनर एजेंट। जो नॉर्मल अगर शुगर अवेलेबल है तो आर्टिफिशियल स्वीटनर की जरूरत क्या है। आप एड में देखते हो कि शुगर फ्री दिस थिंग। शुगर फ्री का मीनिंग क्या हुआ, तो देखो आप समझो कि जो नेचुरल स्वीटनर होता है यानी कि जो केन शुगर से जनरेट हुआ सुक्रोज है, अगर वो हम लोग इनटेक करते हैं तो कैलोरी ऐड करता है, हमारे में कैलोरी ऐड करेगा। और ऐसे कैसे कैलोरी अगर ऐड होगा तो फैटनेस की तरफ ले जाएगा। एंड देयरफॉर मेनी जो पीपल हैं वो प्रीफर करते हैं कि इसके जगह पे हम लोग आर्टिफिशियल स्वीटनर यूज करें ऑन द प्लेस ऑफ सुक्रोज। बिकॉज सुक्रोज अगर मान लो कि कैलोरी ऐड कर रहा है, कैलोरी इनटेक हो रहा है उससे ज्यादा, तो अब ऐसा कैसे उसके लिए लोग अल्टरनेट ऑप्शन खोजेंगे, और अल्टरनेट ऑप्शन हमारे लिए आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है। तो सुक्रोज है बेसिकली जो है ये नेचुरल स्वीटनर है जिसको हम लोग टेबल शुगर बोलते हैं। इसका
सोर्स केन शुगर है। ऑलरेडी हम लोग बायोमॉलिक्यूल्स में इसको डिस्कस किए थे कि ये डाइसैक्राइड है जो है अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज का। तो एक बार आप सुक्रोज का भी स्ट्रक्चर देखते चलो, और ये नेचुरल आपका स्वीटनर है। अब बात करते हैं आर्टिफिशियल जो स्वीटनर है उसके बारे में, ठीक है। तो आर्टिफिशियल स्वीटनर में जो आता है सबसे पहले वो है सैकरीन। सैकरीन जिसको हम लोग बोलते हैं अर्थोसल्फोबेंजीनेमाइड। तो अर्थोसल्फोबेंजीनेमाइड का जो है फर्स्ट पॉपुलर आर्टिफिशियल स्वीटनर था, ठीक है, जिसको हम लोग सैकरीन नाम दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि इसका जो स्वीटनेस होता है इट इज अबाउट 550 टाइम्स एज स्वीट एज केन शुगर। जो केन शुगर है उसके रिस्पेक्ट में इसका जो स्वीटनेस है 550 टाइम्स ज़्यादा होगा। अब इसका देख सकते हो कि स्ट्रक्चर कैसे है। स्ट्रक्चर एक बेंजीन रिंग है जिसके साथ में यहाँ पे एक अमाइड ग्रुप अटैच्ड है और एक सल्फोनिक ग्रुप। फिर ये प्रिपरेशन पार्ट भी आप साइड बाई साइड देख सकते हो कि किस तरीके से इसको प्रिपेयर किया गया होगा सैकरीन में। ध्यान है कि इसमें सल्फर प्रेजेंट है, सल्फर नाइट्रोजन कार्बन प्रेजेंट है। तो आपको टेस्ट के लिए पूछा जा सकता है कि फेरिक क्लोराइड टेस्ट दे तो इसमें पॉजिटिव आएगा कि नहीं। रिसेंट जो है 2019-2020 में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हम लोग का सैकरीन मॉलिक्यूल है ये कौन कौन से एटम प्रेजेंट किए हुए हैं, कौन कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है और कैसे इसको प्रिपेयर किया है। एक बार ये देख सकते हो कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है, साथ साथ में सल्फोनिक ग्रुप है। इसको अमोनिया के साथ आपने हीट किया और जो आपका सैकरीन मॉलिक्यूल है वो यहाँ पे जनरेट हो जाता है। तो 500 टाइम्स मोर स्वीटनर होगा कंपेयर टू केन शुगर यानी कि टेबल शुगर। नेक्स्ट आता है आपका एस्पार्टेम। एस्पार्टेम का केस वही है जो है इट इज मोस्ट सक्सेसफुल एंड वाइडली यूज आर्टिफिशियल स्वीटनर। सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल रहा, वाइडली इसको यूज किया जाता है एस्पार्टेम मॉलिक्यूल को। एस्पार्टेम के जो अदर जो आइसमर्स होते हैं स्टीरियो आइसमर्स में आप देखना वो बीटर इन द टेस्ट होते हैं। इसका एक आइसमर्स होता है एस्पार्टेम का जो कि स्वीटर होता है कंपेयर टू क्या बोल सकते हैं हम लोग जो है टेबल शुगर यानी कि केन शुगर, उससे जो है स्वीटर होगा। नेक्स्ट है इसमें पॉइंट है कि इट इज रफली 100 टाइम्स एज स्वीट एज केन शुगर। 100 टाइम्स ज़्यादा स्वीटर होगा केन शुगर से। जब हम लोग बात किए सैकरीन का दैट वाज द 500 टाइम्स एंड दिस इज 100 टाइम्स मोर स्वीटर देन केन शुगर, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि इसका स्ट्रक्चर फीचर क्या है कि इट इज मिथाइल एस्टर ऑफ डाइपेप्टाइड। मिथाइल एस्टर ग्रुप प्रेजेंट है और डाइपेप्टाइड है जो कि बना हुआ है डाइपेप्टाइड एस्पार्टिक एसिड से और फिनाइल एलानिन से। तो एक बार आप स्ट्रक्चर क्लियरली देख लो, आपके सामने है कि किस तरीके से यहाँ पे एक एस्पार्टिक ग्रुप प्रेजेंट है, एस्पार्टिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट है और फिनाइल एलानिन ग्रुप प्रेजेंट है। नेक्स्ट पॉइंट होता है कि यूज ऑफ एस्पार्टम इज लिमिटेड टू कोल्ड फूड। कोल्ड फूड तक ही लिमिटेड एंड सॉफ्ट ड्रिंक बिकॉज इट इज अनस्टेबल एट द कुकिंग टेम्परेचर। कुकिंग टेम्परेचर पे ये अनस्टेबल होता है, इसलिए प्रीफर किया जाता है इसको जो है कोल्ड फूड के लिए यूज किया जाए और सॉफ्ट ड्रिंक के लिए यूज किया जाए। यहाँ पे इसका एप्लीकेशन है, बट जो कुकिंग टेम्परेचर पे अगर हम लोग ऐड करते हैं तो इन दैट केस अनस्टेबल होगा, और जब अनस्टेबल होगा तो इन दैट केस इसको यूज नहीं किया जा सकता है। तो आप देखते हो जो कोक बिकता है वहाँ पे कई कई कोक में जो है देखते हो शुगर फ्री कोक। शुगर फ्री कोक में क्या होता है एस्पार्टेम ऐड किया गया रहता है ऑन द प्लेस ऑफ टेबल शुगर, तो उसी को हम लोग जो है बोलते हैं दैट इज शुगर फ्री कोक। देखना आप मार्केट में वहाँ पे जो है सेपरेटली उसको लिखा रहता है। नेक्स्ट जो थर्ड देखते हैं हम लोग, थर्ड जो हम लोग का आर्टिफिशियल स्वीटनर है दैट इज एलिटेम। तो एलिटेम जो है इट इज हाईली पोटेंसी स्वीटनर ऑल्दो इट इज मोर स्टेबल देन एस्पार्टेम। एस्पार्टेम के रिस्पेक्ट में मोर स्टेबल है और इसकी हाई पोटेंसी है स्वीटनर के लिए। क्यों ऐसा है? द कंट्रोल ऑफ स्वीटनेस ऑफ फूड इज डिफिकल्ट वाइल यूजिंग इट। थोड़ा सा इसका जो कंट्रोल है इसके स्वीटनेस का वो हम लोग फूड पे उतना अच्छे से नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते हैं? बिकॉज इट इज रफली 200 टाइम्स एज स्वीटर देन केन शुगर। केन शुगर के रिस्पेक्ट में इसका जो स्वीटनेस है 2000 टाइम्स मोर स्वीटर है। तो समझ सकते हो ऑलमोस्ट जो एलिटेम है सबसे हाईएस्ट स्वीटनेस रखने वाला आर्टिफिशियल शुगर है, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक बार स्ट्रक्चर देख सकते हो कि कौन कौन से जो है इसमें ग्रुप प्रेजेंट है। इसमें भी एस्पार्टिक एसिड है, डाइपेप्टाइड ग्रुप आपको दिख ही रहा होगा, एलानिन जो है प्रेजेंट है। तो अब ये सके कि दो यहाँ पे पेप्टाइड लिंकेज है और साथ में एक और जो है ग्रुप अटैच्ड है जो देख सकते हो सल्फर कंटेन किया हुआ है। तो मोस्टली ऐसे सल्फर वाले ग्रुप इसमें देखने को मिल रहा है। तो एलानिन ग्रुप है, एस्पार्टिक एसिड ग्रुप है। ध्यान रहे कि किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट मूव करते हैं दैट इज सुक्रालोज। सुक्रालोज
जैसे नेम इसका लग ही रहा है सुक्रोज, जैसे ही नेम इसका लग रहा है, तो वहां से ही सुक्रालोज भी आता है। सुक्रालोज क्या है? इट इज ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ सुक्रोज। जो सुक्रोज मॉलिक्यूल होता है उसका ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव जो हम लोग का सुक्रोज मॉलिक्यूल होता है। सुक्रोज क्या है? नेचुरल शुगर है, और जो सुक्रालोज है वो आर्टिफिशियल स्वीटनर है, आर्टिफिशियल शुगर है। ठीक है, तो वो केस है। इट इज अपीयरेंस एंड टेस्ट आर लाइक शुगर, एग्जैक्टली शुगर के जैसे ही इसका अपीयरेंस होगा और इवन की टेस्ट होगा। सुक्रालोज का ध्यान रहे कि इट इज स्टेबल एट द कुकिंग टेम्परेचर, इट डज नॉट प्रोवाइड कैलोरी एज अदर। जो हम लोग बोल रहे हैं आर्टिफिशियल शुगर की कैलोरी नहीं प्रोवाइड करते हैं, सिमिलरली सुक्रालोज भी कैलोरी नहीं प्रोवाइड करता है। जो नेचुरल शुगर है वो कैलोरी प्रोवाइड करता है जब हम लोग उसको इनटेक करते हैं। ठीक है, तो इट इज रफली 600 टाइम्स मोर स्वीटर देन केन शुगर। जो केन शुगर है उसके रिस्पेक्ट में इसका जो है जो स्वीटनेस होता है 600 टाइम्स होता है। तो एक बार आप स्ट्रक्चर देख सकते हो, यहाँ से फ्रीक्वेंटली पूछ सकता है। ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव है सुक्रोज का, तो यहाँ पे क्या है कि कौन कौन से ग्रुप पे ये जाके जुड़ा हुआ है, ये थोड़ा सा आप देख लो कि 3 क्लोरीन कहाँ जुड़ा हुआ है। बिकॉज अगर नंबर दे दे ऐसे 1 2 3 4 और पूछ दे कि सम ऑफ द नंबर एट विच द क्लोरीन विल बी अटैच्ड व्हेन द सुक्रोज इज कन्वर्टेड टू सुक्रालोज, तो आपको नंबर काउंट करने के लिए इंटीजर टाइप ऐसे पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान है इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर क्या है कि कहाँ कहाँ पे क्लोरीन हम लोग लगाए हैं ऑन द प्लेस ऑफ OH ग्रुप। ठीक है, तो ये रहा हमारा स्ट्रक्चर, दैट इज सुक्रालोज। ठीक है, द डेरिवेटिव ऑफ सुक्रोज। देन स्वीटनेस होता है। स्वीटनेस क्या होता है कि ये मेजरमेंट होता है कि कोई अगर शुगर है तो कितना हाई उसका स्वीटनेस है, इसको मेजर करने के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है स्वीटनेस। ठीक है, इसके लिए जो रेफरेंस मॉलिक्यूल होता है वो टेबल शुगर ही होता है, जो है उसको टेबल शुगर कोई स्वीटनेस प्रोवाइड कर दिया गया है 1 के रिस्पेक्ट में। अब जितने भी केन शुगर के रिस्पेक्ट में या तो हाइयर स्वीटनेस वाले हो सकते हैं या लोअर स्वीटनेस वाले हो सकते हैं, तो उसके रिस्पेक्ट में ये मेंशन किया गया। जैसे कि आप जो है देखो लैक्टोज जो कि मिल्क शुगर बोला जाता है, मिल्क शुगर में इसका जो स्वीटनेस होता है 0.16 होता है, इवन की केन शुगर से कम होता है। तो जब आप मिल्क जब आप पीते हो तो आपको पता चलता होगा कि उतना ज़्यादा ये इसमें स्वीटनेस नहीं है, बट हाँ थोड़ा बहुत आपको लगेगा कि इसमें स्वीटनेस आ रहा है, बिकॉज 0.16 टाइम्स मोर स्वीटर है, मतलब अगर कंसीडर किया जाए लेस स्वीटर हो गया ना ये नॉर्मल शुगर से, यानी कि केन शुगर से। देन गैलेक्टोज भी स्वीटनेस दिखाएगा, उसी का एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ मोनोमर्स है लैक्टोज मॉलिक्यूल का। ठीक है, जिसका जो है अगर स्वीटनेस की बात करें तो ये 0.32 होगा। नेक्स्ट माल्टोज है जिसको हम लोग माल्ट शुगर बोलते हैं, तो माल्ट शुगर हो गया, ये भी स्वीटनेस जो है दिखाएगा। सुक्रोज जिसका जो है स्वीटनेस 1 होगा। और फ्रक्टोज की बात करें, फ्रक्टोज जो है हम लोग का फ्रूट के अंदर जो प्रेजेंट होता है शुगर, वो होता है 1.74। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये किस तरीके से इसका स्वीटनेस है 1.74। जो फ्रक्टोज होता है मेनली आपको फ्रूट शुगर में देखने, फ्रूट्स के अंदर जो स्वीटनेस होता है उसके लिए फ्रक्टोज रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो ये तो नियर बाई अगर देखा जाए क्लोज वैल्यू है किसके, जो नॉर्मल शुगर है टेबल शुगर उसके। उसके अलावा जो आर्टिफिशियल शुगर है उसको आप देखना, इसमें साइक्लामेट है जिसका जो है जो स्वीटनेस है 30 टाइम्स होता है। एस्पार्टेम हम लोगों ने बोला 100 to 150 टाइम्स होगा, सैक्रिन 600 टाइम्स, और जो सबसे हाईएस्ट है दैट इज एलिटेम मॉलिक्यूल। एलिटेम का जो स्वीटनेस होगा 2000 टाइम्स होगा। ठीक है, तो यही हम लोग का रहा। जो नॉर्मल शुगर है वो किस तरीके से नॉर्मल शुगर से जो आर्टिफिशियल शुगर है डिफर करते हैं। तो प्रीफर किया जाता है जब मान लो कि अगर जो नॉर्मल शुगर है क्या होता है उसका प्रॉब्लम होता है, अगर इंटेक ज़्यादा हो गया फूड का, स्वीटनेस ज़्यादा है आपके उसमें, तो ऑब्वियस है कैसे कि प्रॉब्लम वो क्रिएट करेगा। ठीक है, तो वो उस चीज़ को स्टॉप करने के लिए आजकल एड में भी आते रहते हैं, जो आर्टिफिशियल शुगर से बने हुए प्रोडक्ट हैं वो आते रहते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि उसका जो है इंटेक कैलोरी बहुत कम होता है, कैलोरी लेस होता है। इस वजह से बहुत लोग प्रीफर करते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर ओवर द नॉर्मल शुगर, यानी कि केन शुगर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दैट इज फूड प्रिजर्वेटिव। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट यही था, फूड प्रिजर्वेटिव की बात करते हैं। तो फूड प्रिजर्वेटिव क्या होता है कि अगर बात करें ये प्रिजर्व करने का काम करता है फूड को लॉन्ग टाइम के लिए। तो फूड प्रिजर्वेटिव प्रिवेंट स्पॉइलेज ऑफ फूड ड्यू टू माइक्रोबियल ग्रोथ। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर ग्रोथ करना शुरू कर दें आफ्टर सम टाइम, तो ऑब्वियस है कैसे आपको स्मेल आना शुरू हो जाता है कि जो फूड है अगर लॉन्ग टाइम के लिए आप रख दिए, तो ऑब्वियस है कैसे उसको अगर लॉन्ग टाइम के लिए रखना है, राइट, विदाउट इस तरीके से डिग्रेशन हुए बिना, तो आपको उसमें फूड प्रिजर्वेटिव का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो आप समझ में आते हो, जो देखते हो जो भी
अगर मैं बात करूँ मांस वगैरह, ये लॉन्ग टर्म के लिए रखा जाता है बिकॉज उसमें फूड प्रिजर्वेटिव ऐड किया जा सकता है। वैसे ही जितने भी हम लोग खाने वाले प्रोडक्ट यूज करते होंगे उसमें कोई ना कोई फूड जो है प्रिजर्वेटिव एडेड रहता है। जैसे बात करें तो मोस्ट कॉमनली यूज फूड प्रिजर्वेटिव जो है हम लोग का दैट इज टेबल सॉल्ट। हम लोग देखते होंगे टेबल सॉल्ट जो है कंसीडर किया जाता है टेबल सॉल्ट एज अ फूड प्रिजर्वेटिव की तरह। जो आप टेबल सॉल्ट यूज करते हैं वैसे ही शुगर जो है वो भी प्रिजर्वेटिव की तरह काम कर सकता है। वेजिटेबल ऑयल्स का कहाँ पे यूज किया जाता है, एनी आइडिया? वेजिटेबल ऑयल्स जो यूज किया जाता है, जब आप जो पिकल्स देखते हो ना तो पिकल्स में ऑयल के फॉर्म में ही तो रखा जाता है, तो पिकल्स को वो डिग्रेड नहीं होने देता, स्मेल नहीं आता है उसका। पिकल लॉन्ग टाइम के लिए स्टे हो सकता है बिकॉज उसके साथ जो ऑयल है अगर वो प्रेजेंट है तो उसको खराब नहीं होने देगा। तो जो वेजिटेबल ऑयल्स हैं, जैसे वेजिटेबल ऑयल्स है वो एज अ गुड फूड प्रिजर्वेटिव की तरह काम करेंगे। देन है सबसे वेल फेमस दैट इज सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट जो है मोस्ट ऑफ द जो आप देखते हो मार्केट से जो ड्रिंक होता है वो अगर लाते हो जितने भी फ्रूट ड्रिंक्स हैं उसमें सोडियम बेंजोएट ऐड किया जाता है एक अच्छा खासा अमाउंट में। लेकिन ध्यान है कि सोडियम जो बेंजोएट है इसका यूज अगर लिमिटेड क्वांटिटीज में है तब तक तो ठीक है, अदरवाइज अगर एक्सेस अमाउंट में होगा तो फिर प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ये मेटाबोलाइज हो जाता है बॉडी के साथ में। इसलिए प्रीफर किया जाता है कि जो सोडियम बेंजोएट है इसको लिमिटेड क्वांटिटीज में ही यूज किया जाए। ठीक है, समझ में आती है बात? उसके अलावा सॉल्ट ऑफ सॉर्बिक एसिड एंड प्रोपनोइक एसिड आल्सो यूज एज अ प्रिजर्वेटिव। इसको भी हम लोग प्रिजर्वेटिव की तरह यूज कर सकते हैं। अगर सॉल्ट ऑफ सॉर्बिक एसिड लिया आपने और प्रोपनोइक एसिड लिया, इसके जो सॉल्ट को है हम लोग प्रिजर्वेटिव की तरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो फूड प्रिजर्वेटिव में बस इतना ही है। हम लोग का नेक्स्ट अगर मूव करें, नेक्स्ट जो सेक्शन है दैट इज क्लींजिंग एजेंट। ठीक है, क्लींजिंग एजेंट में क्या है, तो यहाँ पे हम लोग दो टाइप के डिटर्जेंट के बारे में बात करने जा रहे हैं जो यूज किए जा सकते हैं एज अ क्लींजिंग एजेंट की तरह। एक तो हम लोग सॉप के बारे में बात करेंगे, दीज आर द सॉप जो कि हम लोग डेली बेसिस पे यूज तो करते ही हैं। दूसरा जो सिंथेटिक डिटर्जेंट होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये दो हम लोग का डिस्कशन का पार्ट होने जा रहा है इन द क्लींजिंग एजेंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखना दिस इंप्रूव द क्लींजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। जो सॉप है, ये सॉप हो गया या सिंथेटिक डिटर्जेंट, यानी कि दोनों जो क्लींजिंग एजेंट है ये क्लींजिंग प्रॉपर्टी जो वाटर का है उसको इंप्रूव कर देते हैं। तो वाटर क्लीन तो करता है बट उतना प्रॉपरली नहीं कर पाता है विदाउट सॉप के। तो अगर आप सॉप या डिटर्जेंट आप यूज कर लेते हो, ऐड कर देते हो, तो क्लींजिंग प्रॉपर्टी ऑफ वाटर इज गोइंग टू इंप्रूव। ठीक है, वाटर का जो है जो क्लींजिंग प्रॉपर्टी है वो इंप्रूव कर जाएगा। अब क्या करते हैं, दिस हेल्प इन द रिमूवल ऑफ फैट्स विच बाइंड टू अदर मटेरियल्स टू द फैब्रिक और स्किन। जो स्किन पे आप जो फैट्स वगैरह हैं उसको रिमूव करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, राइट। नहाते वक्त अगर हम लोग यूज करते हैं तो स्किन पे जो भी फैट्स जमा रह जाता है उसको रिमूव करने के लिए, या फैब्रिक हो गया जो कपड़े वगैरह हो गए वहां से अगर हम लोग फैट्स निकालना चाह रहे हैं तो इसको सजेस्ट किया जाता है कि आप सॉप या डिटर्जेंट का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट पहले हम लोग सॉप की बात कर लेते हैं, फिर हम लोग जाएंगे जो है सिंथेटिक डिटर्जेंट के लिए कि उसका रोल क्या है और कैसे सॉप से डिफर करेगा। ठीक है, तो सॉप आर द सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड, जिसमें कि स्टेरिक एसिड हो सकता है, ओलिक एसिड हो सकता है या पाल्मिटिक एसिड हो सकता है। इन तीनों एसिड का अगर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट आपने लिया है तो वो एज अ सॉप की तरह काम करेगा। तो जो है ये जो है फैटी एसिड से नेचुरली अक्रिंग फैटी एसिड है, जैसे स्टेरिक हो गया, ओलिक हो गया और पाल्मिटिक एसिड हो गया। आपने पहले भी 10th में भी सुना होगा कि सॉप क्या होते हैं। तो सॉप आर बेसिकली सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड, जिसमें कि स्टेरिक, ओलिक और पाल्मिटिक एसिड हो गया। नेक्स्ट आता है सॉप कंटेनिंग सोडियम सॉल्ट आर फॉर्म बाय हीटिंग। नेक्स्ट आता है सॉप कंटेनिंग सोडियम सॉल्ट आर फॉर्म बाय हीटिंग फैट्स, जो कि फैट्स को अगर हीट किया जाए, फैट्स बेसिकली होता क्या है, तो ये होता है ग्लिसराइल एस्टर ऑफ द फैटी एसिड। जो ग्लिसराइल एस्टर होता है फैटी एसिड का उसको हम लोग फैट बोलते हैं विद द NaOH सोल्यूशन। तो अगर NaOH सोल्यूशन के साथ अगर उसको ट्रीट किया जा रहा है, हीट किया जा रहा है, तो इन दैट के सॉप जो है फॉर्म करेगा। तो इसी रिएक्शन को बोला जाता है, दिस रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज सैप्नोफिकेशन, जो एस्टरिफिकेशन का जस्ट उल्टा है। एस्टरिफिकेशन में क्या होता था, एस्टर का फॉर्मेशन होता था। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जो एस्टर है, जो ग्लिसराइल एस्टर है, उसको हम लोग NaOH के साथ ट्रीट कर रहे हैं और वो जनरेट करेगा सॉप। तो जस्ट अपोजिट है, इसके नेम दिया जाता है सैप्नोफिकेशन। सैप्नोफिकेशन नेक्स्ट है, इन दिस रिएक्शन एस्टर ऑफ फैटी एसिड आर हाइड्रोलाइज एंड सॉप आर ऑब्टेन रिमेन इन द कोलाइडल फॉर्म। तो जो सॉप ऑब्टेन होगा ना आफ्टर द हाइड्रोलिसिस करोगे आप फैटी
एस्टर का फैटी एसिड में, तो इन दैट केस जो प्रोडक्ट बन के आएगा वो कोलाइडल फॉर्म में रहेगा। अब कोलाइडल फॉर्म में है तो उसको हम लोग को जो है एक तरीके से प्रेसिपिटेट करना पड़ेगा, कोगुलेट करना पड़ेगा। तो कैसे किया जा सकता है? इट इज प्रेसिपिटेटेड फ्रॉम द सोल्यूशन बाय एडिंग सोडियम क्लोराइड। अब क्या करो, आप उसमें सोडियम ऐड करना शुरू कर दो। तो सोडियम क्लोराइड अगर ऐड करोगे तो ये प्रेसिपिटेट होना शुरू हो जाएगा। आप देखते होगे जो है सरफेस केमिस्ट्री के अंदर किस तरीके से कोलाइडल सोल्यूशन को प्रेसिपिटेट किया जा सकता है। तो इसमें NaCl आयन यूज किया जाता है, ऐड किया जाता है और ये जनरेट कर देगा, मतलब कोलाइडल को प्रेसिपिटेट में फॉर्म कर देगा। तो उसके बाद जो सोल्यूशन लेफ्ट हो जाता है, मान लो ये प्रेसिपिटेट हो गया तो ये तो हमारा सॉप हो गया। द सोल्यूशन लेफ्ट आफ्टर रिमूविंग द सॉप कंटेन ग्लिसरॉल। तो जो है जो सोल्यूशन है ना उसमें अभी भी ग्लिसरॉल प्रेजेंट होगा। अभी हम लोग उस रिएक्शन की बात करेंगे। तो ग्लिसरॉल कैन बी रिकवर बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अगर आप उसको रिमूव करना चाह रहे हो ग्लिसरॉल को तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराना पड़ेगा। इस ईयर का एक क्वेश्चन है 2020 का, ग्लिसरॉल को अगर हम लोग सेपरेट करना चाहेंगे तो किस फिनोमिना के थ्रू जा सकते हैं? तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जिसमें हम लोग डिस्टिलेशन कराते हैं अंडर द रिड्यूस प्रेशर। एग्जैक्ट सेम लाइन से क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है कि ग्लिसरॉल को कैसे सेपरेट किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है पॉइंट। नेक्स्ट ध्यान रखना कि ओनली सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट आर जो है सोल्यूबल इन द वाटर। इन्हीं का जो है सोल्युबिलिटी है। कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट नहीं सोल्यूबल होंगे, केवल सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट आर सोल्यूबल एंड यूज फॉर द क्लींजिंग पर्पज। और इसी को क्लीनिंग पर्पज के लिए यूज किया जा सकता है। जनरली क्या देखते हैं कि पोटेशियम जो सॉल्ट है वो सॉफ्ट होता है कंपेयर टू सोडियम सॉल्ट। स्किन के लिए ज्यादा सॉफ्ट होता है पोटेशियम सॉल्ट कंपेयर टू सोडियम सॉल्ट। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं टाइप ऑफ सॉल्ट, किस तरीके का टाइप हो सकता है। तो ऑल सॉल्ट आर मेड बाय द बॉइलिंग सॉल्ट फैट्स ऑन ऑयल। जो ऑयल या सॉल्ट को बॉयल करने के बाद सॉल्ट जनरेट होते हैं। वेरिएशन आर मेड बाय यूजिंग द डिफरेंट रॉ मटेरियल। जो वेरिएशन है सॉल्ट में वो किया जा सकता है अगर हम लोग डिफरेंट रॉ मटेरियल यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है इसमें टॉयलेट सॉल्ट। टॉयलेट सॉल्ट का क्या है? आज प्रिपेयर बाय यूजिंग बेटर ग्रेड्स ऑफ फैटी एसिड्स। तो फैट्स और ऑयल जो यूज किए जाते हैं टॉयलेट सॉल्ट के प्रिपरेशन के लिए वो एक बेटर ग्रेड के होते हैं, अच्छे क्वालिटी के होते हैं। और उसी तरीके से जो है यहाँ पे बोलते हैं टेकन केयर इज टेकन टू रिमूव एक्स्ट्रा केयर इज टेकन टू रिमूव एक्सेस एल्कली। तो जो एल्कली है उसको रिमूव करने के लिए एक्स्ट्रा केयर रखना पड़ेगा, अदरवाइज तो प्रॉब्लम उसमें क्रिएट होगा, उतना बेटर सॉफ्ट नहीं बन के आएगा। तो जब इसको रिमूव किया जा सकता है एक्सेस एल्कली जो कि सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है उस समय उसमें एक्स्ट्रा केयर किया जाता है। नेक्स्ट आता है कि कभी कभी इसमें कलर एंड परफ्यूम ऐड कर दिया जाता है टू मेक इट मोर एट्रैक्टिव। कभी कभी परफ्यूम आप देखते हो कि सॉप के अंदर एक स्पेसिफिक स्मेल आ रहा है, उसका एक स्पेसिफिक कलर है, उसको एट्रैक्टिव बनाने का काम करते हैं जो है परफ्यूम हो गया या कलर ऐड किया जा रहा है। तो सॉप में एक्स्ट्रा ऐड किया जाता है टू इंक्रीज द एट्रैक्टिवनेस ऑफ द सॉप। नेक्स्ट होता है सॉप दैट फ्लोट इन द वाटर। ठीक है, तो इस केस में जो है सॉप जो कि फ्लोट करे वाटर में, इट इज द मेड बाय द बीटिंग टीनी एयर बबल्स बिफोर देयर हार्डनिंग। हार्डनिंग करने से पहले क्या किया जाता है कि इसके अंदर एयर बबल्स पास करा दिया जाता है, जिससे की वजह से ये लो डेंसिटी वाला होता है और सॉप ये वाले जो सॉप है वाटर पे इजीली फ्लोट कर सकते हैं। देन होता है ट्रांसपेरेंट सॉप। ये द नेम इटसेल्फ सजेस्ट कि ट्रांसपेरेंट मींस ट्रांसपेरेंट हो, उसके अंदर दिखे नहीं, एक साइड से दूसरे साइड दिख जाए। इसको कैसे बनाया जाता है? तो आर मेड बाय डिजॉल्विंग सॉप इन द इथेनॉल। जो इथेनॉल होता है उसमें आप सॉप को डिजॉल्व कर दो और फिर आप इसको इवेपोरेट करा दो, जो एक्सेस सॉल्वेंट है उसको इवेपोरेट करा दो, आपका जो ट्रांसपेरेंट सॉप है वो जनरेट हो जाएगा। देन आता है मेडिकेटेड सॉप। ये कौन से सॉप होते हैं? तो मेडिकेटेड सॉप होते हैं जिसमें मेडिसिनल वैल्यू, राइट, जैसे नीम, तुलसी पत्ता ये सब ऐड किए जाते हैं ना, डिटॉल ऐड करता है। डिटॉल में आप देखते हो कि कुछ कुछ जो है मेडिसिनल चीज़ें ऐड की जाती है ताकि उससे एंटी बैक्टीरियल जो है प्रॉपर्टीज उसको मिल सके। तो मेडिकेटेड सॉप उसमें आता है। सेविंग सॉप होता है। तो सेविंग सॉप क्या होता है कि कॉन्टेन ग्लिसरॉल टू प्रिवेंट। ये जो सेविंग सॉप होते हैं वो ग्लिसरॉल कॉन्टेन किए रहते हैं ताकि जो रैपिड ड्राइंग है ना वो ना हो सके। ठीक है, ऐसा ना हो कि तुरंत ड्राई हो जाए। अ गम कॉल्ड रोजिन इज एडेड वाइल मेकिंग देम। एक जो है गम उसमें ऐड कर दिया जाता है रोजिन नाम का। इट इज फॉर्म सोडियम रोजिनेट, जो कि सोडियम के साथ रिएक्ट करके सोडियम रेजिनेट फॉर्म कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट है लॉन्ड्री सॉप। तो लॉन्ड्री सॉप का क्या प्रॉपर्टी है कि कॉन्टेन फिलर्स कॉन्टेन करते हैं, लाइक सोडियम रोजिनेट, सोडियम सिलिकेट हो गया, सोडियम कार्बोनेट हो गया, इस टाइप के फिलर्स कॉन्टेन करते हैं लॉन्ड्री सॉप। देन सॉप चिप्स क्या होते हैं? तो आर मेड बाई रनिंग। कैसे इसको फॉर्म किया जाता है? आर मेड बाई रनिंग
थिन शीट ऑफ मेल्टेड सॉप, जो सॉप मेल्ट होगा उसका जो थिन शीट है वो सिलेंडर, कुल सिलेंडर पे सरफेस किया जाएगा और उसके बाद उसको रिमूव कर देंगे तो हमारा जो सॉप चिप्स है वो जनरेट हो जाएगा। सॉप ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं? सॉप ग्रेन्यूल्स, तो सॉप पाउडर कॉन्टेन स्क्रॉचिंग एजेंट, स्कॉरिंग एजेंट, उसकी वजह से जो सॉप जनरेट होगा उसको हम लोग बोलेंगे सॉप ग्रेन्यूल। ठीक है, तो इसमें हम लोग फिलर इसमें यूज कर सकते, इसमें एज करते हैं एजेंट, जैसे हो गया फाइनली डिवाइडेड सैंड हो गया, वो एजेंट ईट किया जा सकता है। ब्यूलर लाइक सोडियम कार्बोनेट हो गया, ब्यूलर लाइक सोडियम कार्बोनेट हो गया या ट्राई सोडियम फॉस्फेट हो गया, इसको हम लोग ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट में क्लीनिंग एजेंट ऑफ सॉप, कि जो सॉप है वो किस तरीके से क्लीनिंग का काम करेगा। तो इसमें किसी भी सॉप के अंदर दो पार्ट होते हैं, हम लोग को पहले से भी पता है कि एक हाइड्रोफिलिक होगा और एक हाइड्रोफोबिक पार्ट होगा। तो हाइड्रोफिलिक पार्ट जो है वाटर के साथ अट्रैक्ट होना चाहिए, हाइड्रोफोबिक पार्ट किसके साथ अट्रैक्ट होना चाहिए? या अट्रैक्ट होना जाएगा जो फैटी एसिड प्रेजेंट है। तो जब आपकी स्किन पे फैट्स वगैरह जम जाते हैं तो उसमें ये रिमूव करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे जो है एक बार फंक्शनिंग देख लो कि किस तरीके से ये गया, रिएक्ट किया, जो फैट्स आ प्रेजेंट स्किन पे या जो है कोई भी फाइबर पे उसके साथ रिएक्ट किया और ये बॉन्ड फॉर्म कर लिया, अट्रैक्ट हो गया। और जैसे ही आगे प्रोसेस हुआ तो मिसल्स का फॉर्मेशन हुआ और इजीली वहाँ से जो है आप देख सकते हो कि जो डस्ट था उसको रिमूव कर जाएगा। ठीक है, तो हार्ड वाटर कॉन्टेन जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम। अब देखो थोड़ा सा इस आइडिया को समझो कि जो हार्ड वाटर होते हैं वो कैल्शियम और मैग्नीशियम कंटेन करते हैं। अब होगा क्या कि दिस आयन फॉर्म इनसोल्यूबल कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट फॉर द प्रेसिपिटेट। जो होगा क्या कि हम लोग क्या बोले कि सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, इसी को तो हम लोग सॉल्ट बोल रहे हैं। अब जब आप इसमें जिस वाटर के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम प्रेजेंट है उसके साथ अगर आप इसको ऐड करते हो ना तो इन दैट सिनारियो ये क्या होगा कि इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट बन जाएगा। और जब इनसोल्यूबल होगा तो जो है इस केस में वो सेपरेट आउट हो जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं स्कम। ठीक है, स्कम हो जाता है, वाटर के अंदर स्कम का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसकी वजह से जो क्लीनिंग एजेंट है एज ए क्लीनिंग एजेंट ये यूजफुल नहीं होता है। ठीक है, तो ये तो रही सॉप की बात कि सॉप का फंक्शनिंग कैसे होगा, किस तरीके से काम करेगा। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं दैट इज सिंथेटिक डिटर्जेंट। अब सिंथेटिक डिटर्जेंट क्या है? तो ये जो है ये भी क्लीनिंग एजेंट के लिए यूज किया जा सकता है और इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है ये सॉप की तरह ही मैच करता है, बट डू नॉट कंटेन एनी सॉप। जो सॉप है ये नहीं कंटेन करेगा, इसकी जो प्रॉपर्टी है वो सॉप की तरह होगी जो सिंथेटिक डिटर्जेंट है। ठीक है, अब देखो इसकी खासियत क्या है, जो सिंथेटिक हम लोग का ये बोल रहे हैं डिटर्जेंट, इसका स्पेशलाइज क्या है? तो ये दे कैन बी यूज इन द सॉफ्ट एज वेल एज द हार्ड वाटर, दोनों में यूज किया जा सकता है। हम लोग ने बोला अब जो है सॉफ्ट के बारे में कि वो केवल और केवल सॉफ्ट वाटर में यूज किया जाएगा, हार्ड वाटर में यूज नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो हमारा सिंथेटिक डिटर्जेंट है जिसको लैब में प्रिपेयर किया गया होगा, सिंथेटिक डिटर्जेंट को हम लोग दोनों फॉर्म में यूज कर सकते हैं, चाहे वो हार्ड वाटर रहे या सॉफ्ट वाटर रहे। मतलब जिसके अंदर कैल्शियम मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है तब उसके सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं हार्ड वाटर। लेकिन जिसमें नहीं एब्सेंट होता है तो इन दैट केस उसको सॉफ्ट वाटर बोलते हैं। तो वहां पे केस है कि स्कम का फॉर्मेशन नहीं होगा और जो है यूज इन द सॉफ्ट एज वेल, मींस इस केस में स्कम का तो किसी केस में फॉर्मेशन नहीं होगा। अब ये गिव फोम इवन इन द हार्ड वाटर, इवन कि हार्ड वाटर अगर आप लिए हो तो ये फोम का फॉर्मेशन करेगा। ये पूछा जा सकता है प्रॉपर्टीज को लेके कि विच आर द प्रॉपर्टीज आर सुटेबल फॉर द आर्टिफिशियल, मतलब सॉरी आर प्रेफरेबल फॉर द सिंथेटिक डिटर्जेंट, कौन कौन सी चीजें करेक्ट है। नेक्स्ट आप पॉइंट देखो कि सिंथेटिक डिटर्जेंट को अगर हम लोग कैटेगराइज करना चाहें तो तीन क्लासेज बन के आते हैं। एक होता है एनायनिक डिटर्जेंट, एक होता है कैटायनिक डिटर्जेंट और एक होता है नॉन आयनिक डिटर्जेंट। अब जिसमें जौन सा केस फंक्शनिंग करे, मान लो एनायनिक डिटर्जेंट हुआ तो उसमें एनायन ग्रुप जो प्रेजेंट होगा डिटर्जेंट के अंदर वो फंक्शन का काम करेगा। कैटायनिक अगर कंसीडर करते तो जो कैटायन प्रेजेंट है सॉप के अंदर वो वर्क करना शुरू कर देगा और नॉन आयनिक में भी उसी तरीके से फंक्शनिंग होगा। तो पहले हम लोग देखें एनायनिक डिटर्जेंट, तो सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनेट लॉन्ग चेन एल्कोहल एंड हाइड्रोकार्बन। तो ये क्या होता है? सोडियम सॉल्ट होता है सल्फोनेट का। पहले हम लोग का क्या था, जो हम लोग का उसमें एसीटेट आयन था, अब है सल्फोनेट। तो इसमें लॉन्ग चेन एल्कोहल एंड हाइड्रोकार्बन, लॉन्ग चेन एल्कोहल हो सकता है, हाइड्रोकार्बन होता है। एनायन ऑफ द मॉलिक्यूल्स इनसोल्यूबल क्या बोलते हैं, एनायनिक पार्ट, सॉरी एनायनिक पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल इन्वॉल्व इन द क्लींजिंग एजेंट। तो जो एनायनिक पार्ट है वो एज अ वर्क करने का काम करता है इसमें एज अ क्लींजिंग एजेंट की तरह। तो आप देख लो आपके पास सामने एक
प्रोडक्शन इसका दिया हुआ है कि किस तरीके से इसको प्रिपेयर किया जा सकता है। तो लॉरिल अल्कोहल है जिसको H2SO4 के साथ ट्रीट किया गया, तो लॉरिल सल्फेट फॉर्म किया, और जैसे ही NaOH के साथ इसको हम लोग ट्रीट कर रहे हैं जो कि सोडियम सॉल्ट बना लेगा सल्फोनेट का, तो यहाँ पे सोडियम लॉरिल सल्फेट फॉर्म कर लेगा जो कि आर्टिफिशियल जो कि सिंथेटिक डिटर्जेंट की तरह यूज किया जा सकता है, हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से आप जो है डोडेकाइल बेंजीन का भी केस देख सकते हो, ये तो ऊपर वाला एलिफेटिक रहा। एरोमेटिक का भी केस देख सकते हो कि एरोमेटिक में भी सिमिलर वे से सल्फोनेट है और उसके साथ साथ में सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कैटायनिक डिटर्जेंट। एज ए नेम इटसेल्फ सजेस्ट कि इसमें पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। तो क्वाटर्नरी जो है, क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट है, इसमें अगर देखा जाए तो ये जो है वर्क करेंगे, किसका होना चाहिए ये सॉल्ट, ये एसीटेट के साथ हो सकता है, क्लोराइड के साथ हो सकता है, या ब्रोमाइड के साथ हो सकता है। अगर इनके साथ ये सॉल्ट बनाया हुआ है क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट, तो ये एज अ कैटायनिक डिटर्जेंट की तरह काम करेगा। जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसमें सेटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम, पॉपुलर, सबसे पॉपुलर यूज होता है क्योंकि यूज किया जाता है हेयर वगैरह में यूज किया जाता है इसका। इट हैव जेमिसाइडल प्रॉपर्टी एंड एक्सपेंसिव। जो कैटायनिक वाला है ये जेमिसाइडल प्रॉपर्टी रखा है, यानी कि जो माइक्रोबियल्स है उसको किल करने का काम करेगा। ठीक है, तो एक्सेप्ट दिस अदर जो केसेज हैं वो माइक्रोबियल यानी कि जेमिसाइडल प्रॉपर्टी नहीं रखते हैं, और ये एक्सपेंसिव भी होता है। आप एक बार स्ट्रक्चर देख लो, सेटाइल ट्राइमिथाइल जो है, सेटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम सॉल्ट का एक बार आप स्ट्रक्चर देख लो। ठीक है, लास्ट केस होता है कि नॉन आयन डिटर्जेंट। ये क्या है, तो ये डू नॉट कंटेन एनी आयन, कोई भी आयन कंटेन नहीं करते हैं। ये क्या करते हैं, स्टेरिक एसिड रिएक्ट विद द, कैसे प्रिपेयर किया जाता है, तो स्टेरिक एसिड रिएक्ट विद द पॉलीइथाइलिन ग्लिसरॉल, तो इसके साथ रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करके ये नॉन आयन डिटर्जेंट का फॉर्मेशन करेगा। ये कहाँ पे यूज करते हैं, ऐसे हम लोग देखते हैं डे टू डे लाइफ में। तो जो लिक्विड डिश वॉश होता है ना, जो आप बीम वगैरह का यूज करते हो कोई, तो वहाँ पे जो लिक्विड होता होगा वो लिक्विड इस पार्टिकुलर कैटेगरी का एग्जांपल है, उसमें कोई चार्ज नहीं होता है और जो है नॉन आयनिक होते हैं ये। तो मैकेनिक्स इज सेम एज अ सॉप, जो इनका मैकेनिक्स है सिंथेटिक ड्रग का या एग्जैक्टली सेम एज सॉप की तरह। बस ये दोनों में आप ध्यान में रखना कि सिंथेटिक जो हम लोग का डिटर्जेंट है वो हर जगह पे यूज होगा, चाहे वो कोल्ड वाटर हो या सॉफ्ट हार्ड वाटर, चाहे वो हार्ड वाटर हो या सॉफ्ट वाटर हो, दोनों में ये यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का पूरा जो है डिफरेंट मॉलिक्यूल जिसमें कि हम लोग का केमिकल्स अप्लाइड है। तो एक बार मैं चाहूंगा कि आप प्रॉब्लम देखते चलो कि लास्ट ईयर में किस तरीके से क्वेश्चंस ये पूछे गए हैं। जैसे आप 2002 का ही क्वेश्चन उठा के देख लो, तो इन्होंने डायरेक्ट एक स्ट्रक्चर देख रखा है और इस स्ट्रक्चर के बारे में पूछा है कि इस स्ट्रक्चर का फंक्शनिंग क्या होगा। तो आप देखोगे कि अगर मतलब लास्ट ईयर को छोड़ दिया जाए कुछ ईयर्स को, तो ये लोग फंक्शनल फीचर्स को लेकर क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली बनाए। जैसे इन्होंने स्ट्रक्चर दे दिया और इस स्ट्रक्चर से रिलेटेड इन्होंने फीचर पूछ दिया 2002 में, तो क्या किसका काम आएगा, ये आपको पता है कि वेल नोन कंपाउंड है, दैट इज एस्पिरिन, और एस्पिरिन का रोल होता है एज एनाल्जेसिक या एंटीपायरेटिक ड्रग की तरह यूज किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 2005 का देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ड्रग रिड्यूस फीवर। देख लो वंस अगेन फंक्शन के बेस पे दिया हुआ है, तो इसमें एनाल्जेसिक दिया हुआ है, एंटीपायरेटिक दिया हुआ है, एंटीबायोटिक दिया हुआ है, ट्रांसक्विलाइजर दिया हुआ है। अब ये केस है एंटीपायरेटिक होता है जो है टेम्परेचर या बॉडी टेम्परेचर को रिड्यूस करने का काम करता है, फीवर को रिड्यूस करने का काम करता है। नेक्स्ट जो है फिर से आ गया आपका एस्पिरिन मॉलिक्यूल। नेक्स्ट फिर से आ गया आपका एस्पिरिन मॉलिक्यूल। एस्पिरिन देखो तो वो भी इससे रिलेटेड 2012 में पूछा इन्होंने, ये एस्पिरिन का जो स्ट्रक्चर होगा वो मतलब उसका नेम क्या होगा, नोन एज। तो पहला ऑप्शन है आपका एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, नेक्स्ट है फिनाइल सैलिसिलेट, एसिटाइल सैलिसिलेट, मिथाइल सैलिसिलिक एसिड। अब ऐसा केस है, इसमें हम लोग का जाएगा ऑप्शन एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। नेक्स्ट वंस अगेन आपका फिर से एस्पिरिन मॉलिक्यूल 2015 में दर्शन दे दिया है। क्या बोला गया कि जो है दिस स्ट्रक्चर यूज्ड एज, तो देख सकते हो 2002 में जो क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जैक्टली रिपीट कर गया है 2015 में। क्या ये यहाँ पे बोला गया कि इसका यूज क्या होगा। एस्पिरिन का सबको पता है कि हम लोग जो है एस्पिरिन यूज करते हैं ताकि सर दर्द ना हो, एनाल्जेसिक के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट आया कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट एंटासिड। तो 2015 में डिफरेंट स्लॉट से क्वेश्चन उठाए गए, तो यहाँ पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट एन एंटासिड। एंटासिड में कौन कौन सा नहीं होगा, देखते हैं ऑप्शन। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, अब ये केस है मेटल हाइड्रोक्साइड यूज किया जा सकता है। सिमेटिडीन और रेनिटिडीन वेल फेमस हम लोग का एंटासिड है। देन इसमें एक ही ऑप्शन फिर नहीं हो सकता है जो है फेनिलिजिन।
फेनिलिजीन एंटा एसिड नहीं है। आप देखना कि कौन सा है, इसका रोल क्या होगा और कमेंट करके बताना कि इसका रोल क्या होगा। नेक्स्ट आप देखो 2015 के अंदर जो है डिफरेंशिएशन से क्वेश्चन उठा है कि विच आर्टिफिशियल स्वीटनर कंटेन क्लोरीन, कौन सा कंटेन करेगा, एस्पार्टिम नहीं, सैक्रिन नहीं, सुक्रालोज, हाँ यस, एलिटेम जो कि हाईएस्ट स्वीटनर दिखाते हैं ये भी नहीं कंटेन करेगा, केवल और केवल सुक्रालोज कंटेन करेगा। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे बोला जाए कि AgNO3 के साथ ट्रीट करने के बाद किस में कार्डियोइड प्रेसिपिटेट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे बस क्वेश्चन मैं चेंज कर दूं यहाँ पे कि कौन सा आर्टिफिशियल स्वीटनर है जो AgNO3 के साथ रिएक्ट करने के बाद जो है AgCl का व्हाइट 50 देगा। तो जिसमें क्लोरीन होगा व्हाइट 50 देगा, तो यहाँ पे सुक्रोलोज हो जाता, उस केस में भी करेक्ट हो जाता। तो ऐसे क्वेश्चन बनाए जा सकते थे। 2016 में देखो तो आर्टिफिशियल स्वीटनर जैसा है द हाईएस्ट स्वीटनेस वैल्यू कंपेरिजन टू केन शुगर, केन शुगर के रिस्पेक्ट में जो सबसे हाईएस्ट स्वीटनेस दिखाता है वो है हमारा एलिटेम मॉलिक्यूल। आपको पता है एलिटेम जो है स्वीटनेस दिखाएगा। 2016 का ही प्रॉब्लम एक बार देखो आप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बैक्टीरियल साइडल एंटीबायोटिक। तो दो कैटेगरी में हम लोगों ने देखा था, एक तो बैक्टीरियोस्टैटिक और बैक्टीरियोसाइडल, जो किल करने का काम करे बैक्टीरिया को उसको बोलेंगे बैक्टीरियोसाइडल, और दूसरा बैक्टीरियोस्टैटिक। ठीक है, इसमें तो फोर्थ ऑप्शन जो हम लोग का है जो है अफ्लोक्सिन, वो जो है यूज किया जाएगा एज अ बैक्टीरियल साइडल, हम लोग का एंटीबायोटिक ड्रग। नेक्स्ट 2017 पे आते हैं, पूछा गया है कि द रीजन फॉर ड्रग इंड्यूस पॉइजनिंग इज, तो किस तरीके क्या रीजन हो सकता है ये रीजन। तो यहाँ पे देखते हो 1 by 1 बाइंडिंग, लास्ट ऑप्शन देखो बाइंडिंग एट द एलोस्टेरिक साइट ऑफ द एंजाइम। तो इस तरीके से जो है इंड्यूस करेगा पॉइजनिंग को, मतलब स्टॉप करने का काम करेगा, इनहिबिट करने का। तो ये क्या करेगा, जो एलोस्टेरिक साइट है उसके साथ ये बाइंड कर सकता है। नेक्स्ट 2018 का प्रॉब्लम है आपके सामने, क्या इन्होंने दिया हुआ है, इन्होंने मेंशन किया हुआ है द करेक्ट मैच बिटवीन आइटम्स, जो है इन्होंने मेंशन किया हुआ है लिस्ट 1 और लिस्ट 2। फेनिलिजीन दिया हुआ है, क्लॉक्सिनॉल दिया हुआ है, यूरासिल दिया हुआ है, रेनिटिडीन दिया हुआ है। तो आपको पता है कि ये सब स्ट्रक्चर बेसिस को लेकर इन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो रेनिटिडीन का केस देख लो स्ट्रक्चर बेसिस पे, ठीक है। यूरासिल देख लो, फ्यूरान किस में प्रेजेंट होता है ये थोड़ा आपको आइडिया लग जाएगा। जो है रेनिटिडीन जो मॉलिक्यूल था उसमें फ्यूरान रिंग प्रेजेंट है। तो जो है अगर देखो तो आप डी का क्यू हो सकता है, तो फर्स्ट और सेकेंड ऑप्शन में से कोई होगा। नेक्स्ट यूरासिल की बात करें तो इसमें आपका पिरिमिडीन रिंग होता है, बायोमॉलिक्यूल्स में डिस्कशन का पार्ट बना था। तो यहाँ पे ऑप्शन हम लोग का फर्स्ट विल बी करेक्ट। ठीक है, लास्ट एक क्वेश्चन देखते हैं 2019, जो कि 9th जैन को मॉर्निंग वाले शिफ्ट में पूछा गया था। यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि एक साइड नेम दे दिया है, स्ट्रक्चर नहीं दिया हुआ है, इसलिए मैं बोला आपको स्ट्रक्चर सीखना पड़ेगा। और इस साल में भी इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा। सेकेंड साइड में इन्होंने टेस्ट मेंशन कर दिया, जैसे कार्बिलमिन टेस्ट 1 डिग्री अमाइन के लिए यूज किया जाता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए किया जा सकता है, फिर क्लोराइड टेस्ट यानी कि जिसमें कि कार्बन नाइट्रोजन सल्फर तीनों प्रेजेंट है, और बेयर्स टेस्ट जिसमें कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो आप देखते जाओ जो है किस केस में कौन सा केस हो सकता है। जैसे पेनिसिलिन होता है तो पेनिसिलिन आपका जो है सल्फर कंटेन करता है, ठीक है, जो पेनिसिलिन है वो सल्फर कंटेन करता है। तो डी का क्या ऑप्शन हो सकता है कि क्यू सोडियम हाइड्रोजन कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है तो सोडियम बाइकार्बोनेट भी टेस्ट देगा। तो आप देख सकते हो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। आपको एक बार स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा तभी आप ऐसे प्रॉब्लम को कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे नॉरिथ्रोड्रॉल का भी क्लियर होगा कि इसमें मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो बेयर्स रिएजेंट टेस्ट बिल्कुल देगा ये। ठीक है, तो बी का जो है यस हो सकता है। उसके अलावा फेरिक क्लोराइड टेस्ट है तो सल्फा ग्रुप प्रेजेंट है, तो यहाँ पे भी आप सी को जो है, और साथ साथ NH2 ग्रुप भी प्रेजेंट होगा तो ये भी टेस्ट दे सकता है। ठीक है, उसी तरीके से जो है लास्ट क्वेश्चन 11th में पूछा था 2019 में, जो कि इवनिंग शिफ्ट का प्रॉब्लम था। ये क्या प्रॉब्लम था, इसमें पूछा गया था कि मैट्रिंग मैच एलोस्टेरिक साइट जो आपको पता है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर पता है, रिसेप्टर पता है, पॉइजन पता है, इसको आप मैच करा के आंसर ला सकते हो, जिसमें कि ऑप्शन आपका फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। देन वैसे ही क्वेश्चन नंबर 11 है 2 की 11th को ही पूछा गया मॉर्निंग शिफ्ट में, तो इसमें भी स्ट्रक्चर दिया गया है, उनका जो है रोल पूछा गया कि रोल क्या होगा। इक्वानिल आपको पता है, इक्वानिल एज ए यूज किया जाता है हाइपरटेंशन के लिए, हाइपरटेंशन के केस में यूज किया जाता है। तो सी का तो आर हो जाएगा, आर के जो है अगर कंसीडर करें। और उसके अलावा नॉट एथिड्रोन ये आपका एंटी फर्टिलिटी ड्रग है, तो अब ऐसा केस ए का क्यू हो जाएगा और सी का आर हो जाएगा। तो आप देख लो कि क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस साल के क्वेश्चंस को मैंने इंक्लूड नहीं किया है ताकि आप एक बार देखो और कैसे क्वेश्चन पूछा गया 2020 के अंदर वो आप एक बार देख सकते हो। ठीक है, तो ये हम लोग का जो रहा सीरीज, ये रहा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। आई होप कि आपने ये चीज़ें इंजॉय की होगी, और चूंकि ये लास्ट चैप्टर होता है तो उतना ज़्यादा वेटेज नहीं देते हैं बच्चे अपने तरफ से, बट हाँ इससे क्वेश्चन बनते हैं तो एक ही क्वेश्चन ही सही आपको 4 मार्क्स कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा। इस चीज़ को ध्यान में रख के आप इस चैप्टर पे फोकस करोगे। एनसीईआरटी मोर देन सफिशिएंट होगा। मैं एनसीईआरटी से ज़्यादा डेविएट नहीं किया हूँ, जो लेक्चर मेरा प्लान था वो एनसीईआरटी पे बेस्ड था, क्योंकि जब भी क्वेश्चन आएंगे एनसीईआरटी के लाइन से ही आएंगे, तो उसको और ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में। ठीक है, और यहाँ पे इसके बाद आपका जेईई मेंस का मोस्ट प्रोबेबली पेपर हो, जब आप ये लेक्चर करोगे कुछ महीने बाद पेपर होना शुरू हो जाएगा जेईई मेंस का, उसके लिए मेरी तरफ से बेस्ट विशेष, आप अच्छा करो पेपर में। मिलते हैं फिर जो है इस चैप्टर के बाद तो मिलना मुश्किल है, लास्ट चैप्टर है। तो ये रहा हम लोग का केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। थैंक यू सो मच।